सो हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ ऋषिका है। हाय ऋषिका। हाय। और हमारे साथ है कुशल। तो कुशल और ऋषिका अ, हमारे साथ बात करेंगे और ये लोग एग्जाम एनालिसिस देंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि आज एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम हुआ है और नए पैटर्न के हिसाब से ये एग्जाम पहली बार हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट था। तो लोगों को कन्फ्यूजन है कैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ। लोगों को ये जो आने वाले शिफ्ट में लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कैसे हुआ। तो ऋषिका, मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले आप बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। मेरा एग्जाम अच्छा गया। हम्म। काइंड ऑफ मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे इजी क्वेश्चंस थे। जो प्रैक्टिस अच्छा। मॉक मॉक टेस्ट थी उससे इजी थे। अच्छा, मतलब आपने देखा जो पेपर का लेवल, ऐसे लोगों को ऑलरेडी लगभग पता चल ही गया है कि पेपर का लेवल इजी था, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है कि टाइपिंग का क्या प्रोसेस था, ठीक है, और क्या डुएबल था। लोगों को ऐसा भी लग रहा पेपर इजी था, बट ये है कि जरूरी नहीं कि आने वाले शिफ्ट में थोड़ा इजी रहे। तो तैयारी करते रहिए, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे सेक्शन 1 जो था क्वांट रीजनिंग, उसके बारे में बताइए। उसका लेवल कैसा था? रीजनिंग में कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन आए थे, वो सब क्या था? नए टाइप के क्वेश्चन में इस बार रीजनिंग में पैटर्न क्वेश्चन ज्यादा आए थे, बट लेवल वाज मॉडरेट ओनली। इफ यू गिव सम टाइम टू इट यू कैन इजीली आंसर देम। ओके। और पोजीशनिंग पे 2-3 क्वेश्चंस थे रीजनिंग में। हम्म। ओके। डीएस बेस्ड क्वेश्चन भी थे, आई थिंक। हाँ, वो सिटिंग अरेंजमेंट में थे। दो सिटिंग अरेंजमेंट थी, बट वो भी नॉर्मल थे कि आपको पता हम्म। चल जाएगा कि आप हम्म। दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करोगे तो तभी आपका आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आ रहा था। तो वो ऐसे ही पता चल जा रहा था कि बहुत हम्म। स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके। बस ये है कि वो जो क्वेश्चन था उसको बाइफरकेट कर दिया गया था हम्म। सिंगल क्वेश्चन को, कि हाँ इससे हम्म। आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बस और कुछ नहीं था उसमें। ओके। और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे जिसमें आपको ये था, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जिसमें 6 लोग थे, 6 पर्सन थे, आई थिंक, है ना। हाँ हाँ। हाँ, दो क्वेश्चन थे ऐसे। हाँ, छः छः लोगों के क्वेश्चन, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट करना था, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था ये। हाँ, और ओके। एक लीनियर था जिसमें तीन लोग साउथ फेस कर रहे थे, तीन लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे, तो वो भी ऐसा हम्म। डीएस के टाइप में ही था। तो वो भी हम्म। आपको ऐसे मतलब जैसे ही आप लाइंस पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि केसेस बनने लगेंगे अगर हम्म। आप दोनों को कंबाइन नहीं करोगे। तो जैसे दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाएगा, तो दोनों को कंबाइन करके एक आंसर आ जाएगा। ओके। और ये रीजनिंग में फिगर बेस्ड कैसे थे? फिगर वगैरह ज़्यादा टफ थे या ज़्यादा हाँ, एक डिफिकल्ट? हाँ। ओके, कैन आई? यस यस यस। ओके, सो फिगर बेस्ड में एक शायद टफ था, बाकी इट वाज मॉडरेट। हाँ, थोड़ा एक सा। जो वो एरो वाला था। हाँ, एरो वाला वो एग्जैक्टली। वो तो मतलब वो हो ही नहीं रहा था, सॉल्व ही नहीं हो रहा था। वो पता नहीं क्या लॉजिक था उसमें। अच्छा गॉड अच्छा अच्छा। नोज। वाज नाइस, लाइक हम्म। मॉडरेट लेवल। ओके। और क्वांट की बात करें, क्वांट इजी था पेपर, राइट? कौन तो बहुत इजी था, मतलब अ, ये समझ लो कि ये आप अगर वो नहीं आ रहा है, एडवांस मैथ नहीं आ रही है तो वो इजी मानते हैं। वो ट्रिगो नहीं आ एग्जैक्ट। रही है, अलजेब्रा नहीं आ रही है। अलजेब्रा कैसे क्वेश्चन है कि x + 1/x = 4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ये मतलब ये एमटीएस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं है अगर आप ओके। करो कंपेयर तो करें तो करेक्ट। हाँ, मतलब एमटीएस में भी इससे हार्ड आते हैं कभी कभी, तो इससे भी बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं कि हालत हाँ। खराब हो जाए। एक्सपेंडिचर और इनकम के ऐसे क्वेश्चंस थे कि सीधे, अगर आपको पता है कि हाँ 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन देख के मार सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चंस थे कि हाँ। एलिमिनेशन मेथड से मार सकते हो, कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। तो मेंस के हिसाब से तो बहुत इजी था, लेकिन ये भी फर्स्ट टाइम था इन्होंने कुछ किया है। वो इन्होंने जो भी किया था वो उन्होंने अगले सेक्शन में कर दिया था, जो भी ओके। एक्सपेरिमेंट थे हाँ, इनके इन्होंने। उस पे बात करेंगे, क्योंकि लोगों का है कि जीएस में बहुत ही टफ था पेपर, और पैटर्न वगैरह भी हाँ, काफी अलग था। तो अगर मैं प्री की बात करूं, तो प्री लेवल आपने प्री दिया है, मेंस दिया है, तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको? आप बताइए पहले, का आप बताओ कि आपको डिफरेंस क्या नजर आया। मेरे हिसाब से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था दोनों हाँ। में, तो प्री के मुझे ऐसा लग रहा था कि आई विल पास दैट, एक कॉन्फिडेंस था। बट हम्म। मेरे दिमाग में था कि मेंस में इट वुड बी हार्डर। यूजुअली हम्म। ये कॉन्सेप्ट रहता है ये दिमाग में कि अगर आपने प्री इजीली कर दिया तो मेंस वुड बी वेरी हार्ड। बट हम्म। कंपैरेटिवली इट वाज वेरी इजी। जो ओके। सोचा था उससे तो इजी था। हम्म। तो ये क्वांट और रीजनिंग की बात हुई। कुशल, आप जीएस के बारे में बताइए। कुशल, आई थिंक आपका नाम कुशल है ना? जी जी जी। हाँ, मैं एक्चुअली वो एक और बंदा आने वाला था। ठीक है। तो कुशल, आप मुझे बताइए कि
जीएस का जैसे आप बता रहे थे कि सेकंड सेक्शन थोड़ा टफ हाँ था, तो आप बताइए, आप दोनों अपना थोड़ा व्यू बताइए कैसा है। पहले आप कुशल आप बताइए। देखिए जीएस में ऐसा था ना कि जीएस में पहले जो क्वेश्चन आते थे वो ऐसे होते थे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने पढ़ लिया कि वन लाइनर क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो वो आप कर सकते हो। लेकिन इस बार जो एग्जाम में पूछे गए वो पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक चीज पता होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं हो जो आपको पता ना हो। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है कि आपको बहुत सारी चीजें पता है बट एक चीज पता नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आए थे, 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, 1, 2 एंड 3, कि इसमें कोई एक आंसर हो सकता है, दोनों कंबाइन करके आंसर हो सकते हैं, तीनों कंबाइन करके आंसर हो सकते हैं। अब अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता नहीं है ना, तो आप नहीं मार सकते हो, तुक्का नहीं मार सकते हो, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात कि बहुत लोग बोलते हैं, ये एजम्पशन रहता है कि एसएससी 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देगी या फिर क्रिकेट पे देगी और साइंस पे देगी। तो साइंस पे मुझे लग रहा है एक बायो से क्वेश्चन था और एक फिजिक्स से क्वेश्चन था। लेकिन और जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे कि आप नहीं कर सकते हो, मतलब उसमें भी तुक्के नहीं मार सकते हो, मतलब पूरी डीप थी। कोई अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी है ना, जो सिंगल लाइनर का है, तो वो पूरी डीप नॉलेज थी कि इस टाइम पे इसने इसके साथ क्या मिलके क्या किया था कि ये रिजल्ट हुआ था। तो अनएक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि मैंने तो जैसे अभी तक प्री में दिया है, सीएचएसएल के प्री दिए हैं, एसएससी के बहुत प्री दिए हैं, मॉक्स लगाए हैं, बट मैंने ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं देखे, किसी के मॉक्स में नहीं देखे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आए हों कि किसी ने डाले हों। ऐसा मतलब ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था कि कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसा कि ऐसा हो सकता है। तो वो वही उन्होंने यूपीएससी बोल सकते हो आप, एक लेवल यूपीएससी तक गया है जो एसएससी का भी जाता नहीं है, उन्होंने यूपीएससी का वो कर दिया, बस यही था। ओके, मतलब ये जीएस का हो गया। अब इंग्लिश का मुझे बताइए ऋषिका, आपको इंग्लिश का आप कुछ एनालिसिस दीजिए। और आई थिंक सौरभ से आप मतलब ये है कि हाँ, सौरभ ने जो बताया आपको भी लग रहा है कि ऐसा ही था पेपर, है ना? तो जीएस की तो बात हो गई है, तो इंग्लिश का आप बताइए कि इंग्लिश का कैसा हुआ था। इंग्लिश का काफी इजी था, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से इजी था बिकॉज आई हैव बीन अ इंग्लिश स्टूडेंट पास्ट में भी। बट वही था, जम्बल्ड वाले सेंटेंसेस वाले ज्यादा थे। लाइक आई एक्सपेक्टेड 2 or 3 टू कम, बट इट वाज मोर लाइक एटलीस्ट 4 वर देयर, जिसमें 5, आप 4 to 5। 4 to 5 या जिसमें आपको पैरा जम्बल्स होते हैं, देन यू हैव टू सेट इट अकॉर्डिंगली। वो थोड़े कंफ्यूजिंग। बाकी इट वाज नॉर्मल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इट वाज प्रीटी मच नॉर्मल। यू कैन इजीली स्कोर। और जो क्या बोलते हैं एडिटोरियल भी, तो वो भी पढ़े हुए थे, जैसे कि इस पे आया था, बैलून वाला आया था, वो भी या पढ़ा ही लिखा। हाँ करंट अफेयर्स को उठा के इधर रख दिया था। हाँ हाँ। लेकिन एक एक था जो मतलब आपका उस पे था, क्या बोलते हैं, जो वो कहीं घूमने गया था आइलैंड वगैरह पे, मतलब कहीं पे जाता है, हिल पे जाता है। टाइटल वो वाला। वो बहुत बड़ा था, वो मतलब अजीब था कि उसमें आप जैसे कोई एक वर्ड थी ना, वर्ड का मीनिंग, किस वर्ड का एंटोनिम यूज किया गया है, वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कौन सा ऐसा है जो इसका रिजेक्टेड एंटोनिम, और रिजेक्ट। डेक्लाइन, हाँ डेक्लाइन जो होगा उसका। और रिजेक्टेड वाला हाँ आंसर ओके ऐसे। ओके। हाँ तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होगा, है ना? मतलब हाँ। जिसमें सिर्फ जी, अगर देखा जाए तो सिर्फ जीएस का ही है जिसमें डीप नॉलेज, मतलब आपको डीप थोड़ा जाना है। बाकी मॉडरेट टू हार्ड, जीएस तो बाकी मॉडरेट टू हार्ड। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आपका इजी टू इजी। मॉडरेट है ना? हाँ मतलब ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं जो दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 3 जो है जिसमें आपका कंप्यूटर है और टाइपिंग है। तो कंप्यूटर जो है क्वालिफाइंग है, तो कंप्यूटर का लेवल कैसा था? उसमें इजीली आपके जैसे 30% आई थिंक क्वालिफाइंग है, तो आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, राइट? तो 6 क्वेश्चन आराम से कर किए जा सकते थे कंप्यूटर में। या हाँ, हाँ तो मतलब, लेकिन ये है कि आपको उसमें भी ना नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे तो लग रहा है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और ट्रोजन, ये 3 चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं हुँ, स्कोर कर सकते हो, फिर आपको कुछ नहीं पता है। इट केप्ट हुँ, रिपीटिंग एक्चुअली, ये हाँ 3 या पेपर रिपीट होते जा रहे थे। एमएस हाँ जी। वर्ड, ट्रोजन एंड एक्सेल का एक था वो कि कैसे उसमें कीवर्ड इंसर्ट करते हैं, हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं, और एक था कि
कैसे उसको रो और कॉलम को ऐड करते हैं वो एक्सेल से, हाँ। मतलब डीप भी जा रहे हैं वो, बहुत डीप। ऐसा नहीं कि आप पहले हमने एक्सपेक्ट मैंने किया था कि ऐसे नहीं होता है, इजी आएगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। उससे बस ऐसा था कि ALU वाला था क्वेश्चन, वो भी मतलब घुमा के पूछा हुआ था, वो भी सीधा नहीं पूछा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है या फिर आपके कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटर क्या है। वो उसमें भी कितने पिंस होते हैं, पिंस में कितने पिंस होते हैं, ये भी डीप वो क्वेश्चन है। वाला तो ऊपर से ही गया था। हाँ अगर आपको मैं कंप्यूटर नॉलेज देन इट्स ओके, बट बाकी हाँ कंप्यूटर में मैंने तो उस टाइम पे सोचा था कि वो स्क्रीन को नीचे से निकाल के देख लूं एक बार, लेकिन एक बार देख लो। मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाता, मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर थोड़ा आपने हाँ पढ़ के गए तो। क्वालिफाई कर सकते हैं, बट स्कोर करना वाज अ बिट टफ। जो नहीं हाँ, नहीं तो उसमें अगर तो ऐसे आपने भी एक क्वालिफाइंग है ना कंप्यूटर। नहीं, एक दो दिन अगर आपने पढ़ लिया ना, एक दो दिन मतलब जैसे आपने MS वर्ड पढ़ लिया और MS हम्म एक्सेल पढ़ लिया और हम्म, कंप्यूटर की बेसिक जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स होती है ये पढ़ ली, मतलब ये 3 चीजें पढ़ ली, तो आप 15 में से 12 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, कहीं नहीं, कोई नहीं रुक सकता। 20 क्वेश्चन, आई थिंक हाँ 20 20 में क्वेश्चन। से मतलब वही 20 में से 15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। 5 मतलब ठीक क्वेश्चन है। थे वो इजी थे, वो आप तो नहीं भी पढ़ोगे तो आ जाएंगे आपको। तो MCQ मतलब जितने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थे MCQs टाइप के जो भी थे वो ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ था, हाँ डुएबल थे, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। दो और तीन नहीं, थोड़ा हाँ, जाना। हाँ लेकिन ये है ना, जिसने नहीं पढ़ा हो, जिसके लिए एकदम न्यू हो, तो वो नहीं कर पाएगा बस वहां पे। वही। वहां पे उसे पढ़ना जरूरी है, उसे मतलब गेट टुगेदर मतलब उसको यूज टू होना पड़ेगा उन टर्म्स से, कि हाँ ये ओके, देख के भी मार सके कि हाँ ये चीज हो सकती है या फिर ये चीज नहीं हो सकती है, तो उसको यूज ठीक, टू होना पड़ेगा उन सब चीजों से। चलिए ठीक है। तो ये हो गया। तो आप जो अभी एस्पिरेंट्स है उनको क्या एडवाइस देंगे जो आने वाले शिफ्ट में है? तो पहले आप ऋषिका बताइए क्या एडवाइस देना चाहेंगे। मेरी एडवाइस ये होगी कि प्लीज गम अप विद कंप्यूटर एमसीक्यूज। हम्म अगर आप लोग को पहले से बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का, देन यू शुड फोकस ऑन दैट। एकदम ऐसे सिर्फ क्वालिफाइंग है इसलिए हल्के में मत जाने देना, बिकॉज इवन इफ इट्स 30%, 6 तो हम्म लाने। मेनी पीपल हम्म डोंट स्कोर दैट मच ऑल्सो, इट्स हम्म पॉसिबल। बाकी इंग्लिश इज वेरी इजी, यू कैन इजीली पास दैट। जीके का थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करके जाना। यू नो करंट अफेयर्स में भी वो अंदर अंदर से पूछ रहे हैं, ऑप्शंस वर वेरी कंफ्यूजिंग। पेंशन वाला, देयर वाज दिस प्रेसिडेंट की हाँ पेंशन वाला, तो इट वही वाज है ना कि कंफ्यूजिंग। उसमें अगर आपको नहीं पता है एक चीज, जैसे कि रबी खरीफ वाला, वो रबी क्रॉप वाला था, अगर दो ऑप्शन है सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप नहीं मार सकते हो ना उसको, तुक्का नहीं मार सकते थे तुक्का नहीं उसमें। मार सकते हो, वो मतलब 100%। बेसिकली श्योर अबाउट इट। हाँ 100% बेस छोड़ो तो मारो, वरना तो वो फिर वो वेस्ट ऑफ आपके मार्क्स है, एक मार्क्स आपने डुबा दिए हैं, ऐसे तो सोचो। बेसिकली बस यही एडवाइस देंगे कि जब आप जाओ तो अभी जितने भी हैं आप बढ़िया से रिवाइज कर लो, और अभी कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो हाँ स्ट्रेंथ है आपका उस पर ध्यान दो, मैं क्वांट तो रीजनिंग। हाँ मैं हाँ तो ये बताओ। बोलूंगा कि अगर जैसे आप कोई भी मान लो टॉपिक पढ़ रहे हो, अभी GS का कोई हम्म भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक तो टॉपिक ही पढ़ो, बट उसको पूरा डेप्थ में पढ़ो, कि अगर बाई चांस उससे क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उसका हम्म अटेम्प्ट कर सको। इसके हम्म पीछे मत भागो कि मुझे 5 महीने की करंट अफेयर्स करनी, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, और करंट अफेयर्स से भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो मैचिंग वाले आए हुए हैं कि नहीं कर पाओगे आप, तो वहां पे आप जब जाओगे ना, तो जैसे मैं गया था, मैं तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, आदमी का मोरल डाउन हो जाता है कि इतना पढ़ के गए, तो इसलिए वो चीज पढ़ के जाओ कि जो आनी है, जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको डेप्थ में पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ो, दो ही टॉपिक पढ़ो। मैं नहीं बोल रहा कि पूरी बुक पढ़नी है, इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हो ना, डिसाइड कर रहे हो पढ़ने का, वो डेप्थ हम्म, में पढ़ो। जैसे बजट है, बजट को डेप्थ में पढ़ो, ठीक है। क्योंकि इससे हो सकता है, आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो मतलब जितने भी एस्पिरेंट जो देने वाले हैं बस यही होगा कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ज़्यादा आपका टफ नहीं आ रहा है, जो आपने पढ़ा है बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, बढ़िया से कर लो। और बाकी जीएस वगैरह का जितना भी आपने पढ़ा है थोड़ा सा उसको और अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और करंट अफेयर जितना भी आपने पढ़ा है तो उसको बढ़िया से आप रिवाइज कर लो, बेसिकली आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा इधर उधर अभी नहीं भागना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका जो सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो एनालिसिस था। अब आते हैं हम लोग टाइपिंग की तरफ। तो फर्स्ट टाइम एक साथ टाइपिंग हो रहा है, तो इसमें लोगों को क्या क्या प्रोसेस, टाइपिंग का प्रोसेस मुझे बताइए, कैसे कैसे टाइपिंग हुआ और क्या दिक्कतें आई टाइपिंग में, अगर आपको कोई दिक्कतें आई वो भी आप बता दीजिए, ताकि जो लोग आने वाले उनको ये सब चीज़ फेस ना करना पड़े, उनको ये सब पहले से पता रहे। हम्म, तो बताइए आप, कुशल आप बताइए कुछ उस।
ऐसा है कि जैसे टाइपिंग में ना, तो आपको पहले तो हेक्टिक नहीं लेना है, कि हेक्टिक नहीं होना है कि मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप वहां पे जाओ, कूल माइंड से जाओ, ठीक है, तो सब कुछ आपको लिखा हुआ आएगा। तो वहां पे ना आपको पहले क्या होता है, डिवीजन ऐसे होता है, 10 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स, ठीक है। तो जो 10 मिनट्स में ना आपको वो एक प्रोवाइड करेंगे, जो एग्जाम्पलरी टर्म टर्म पे वो आपको एक पैराग्राफ प्रोवाइड करेंगे। उसको आपको टाइप करना है, ये चेक करने के लिए कि आपके कीबोर्ड के सारे कीज काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप बैक स्पेस कर सकते हो, आप एंटर और स्पेस बार एक बार ही दबा सकते हो। वैसे तो एंटर की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ होता है। और स्पेस बार भी आप एक ही बार, स्पेस बार जैसे आप 3-4 बार भी दबाओगे तो वो एक बार ही काउंट किया जाएगा। तो उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेस बार दबाओ और लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसे मेरे साथ अभी इस वाले एग्जाम में ये हुआ था कि जो क्या बोलते हैं 10 मिनट वाला जो टेस्ट वाला जो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे था, मॉक वो, टाइपिंग टेस्ट। हाँ, वो बहुत हार्ड आ गया था। उसको देख के ना मैं तो मेरे को ऐसा होने लगा कि ये नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से टाइम 10 मिनट में मैं एक पैरा कर पाया था। बट मैं 3 मिनट रुका, मैंने अपने आप को काम डाउन किया, अपने सब कुछ किया, हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो ओरिजिनल वाला खुला, वो बहुत इजी था। वो मुझे लग रहा है मैंने 15 मिनट का था, मैंने 12 मिनट में कर दिया था। और फिर मैंने चेक भी कर लिया था कि मैंने कहाँ कहाँ एडिट गलती कर। की है। हाँ, एग्जैक्ट। फिर मैं उस गलतियों को ठीक भी कर दी। तो ये है कि आप ये मतलब इसके पीर प्रेशर में आके नहीं कुछ करना है कि अरे यार ये एग्जांपल देख के ऐसे डर जाना है, या फिर कोई बोल रहा है कि 27 या 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भी टाइपिंग स्पीड 26-27 ही है। मुझे भी कीवर्ड्स ऐसे पता नहीं है कि मैं उंगलियों पे है, कि मैं भी देख के करता हूँ, वर्ड्स पढ़ता हूँ फिर देख के कर रहा था। तो उसमें भी मेरे, हाँ ऐसा है कि जो जिनको याद होता है, जो जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, उन्होंने 5 मिनट पहले कर लिया, मैंने 2 मिनट पहले कर लिया। बात तो वही थी कि मेरे एरर्स थोड़े से कम थे। वो मैंने भी 1909 स्ट्रोक्स मार दिए थे 2000 में से, जबकि मेरे पास 2 मिनट बचे हुए थे। तो ऐसा कोई पीर प्रेशर नहीं है कि टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। उसके लिए प्रेशर नहीं, प्रेशराइज नहीं होना है, आराम से देना है, काम डाउन होके देना है, हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल एक आइडिया आपको क्या एवरेज अटेम्प्ट होना चाहिए क्वांट, मतलब जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 1 जिसमें रीजनिंग और क्वांट है, उसका एवरेज अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? 55, 54 to 55 अराउंड। 54 to 55 एवरेज अटेम्प्ट होना चाहिए। और सेक्शन 2? सेक्शन 2 में तो मैं बस इंग्लिश की बोल सकता हूँ, 45 क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो 40 तो मार सकते हो भाई। आराम और से मार सकते हैं। हाँ, और जीएस में है 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि वो तुम्हें आते होंगे। जैसे एक था सेंसस का क्वेश्चन कि बिहार का मतलब सबसे खराब वो लिटरेसी रेट सबसे डाउन किसकी है, तो वो बिहार थी। और एक आपका V इज इक्वल टू IR पे था कि रेजिस्टेंस निकालनी है, वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। तो वो 2 क्वेश्चन ऐसे थे तो जो आपको पर्टिकुलरली पता होंगे, लेकिन और सब क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि दिया हुआ था कि आर्टिकल 280 रिलेटेड किससे है। तो या ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि आपको नहीं नहीं स्ट्राइक करता है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं। बट ये है कि ये अभी मिनिस्ट्री, ये जैसे बजट आया था तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप, वही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको सही से पढ़ो। क्योंकि अभी जैसे ये प्रेसिडेंट का आया था, तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर पढ़ रहे हो ना, तो ये नहीं पढ़ना है कि उसका कार्यकाल कितने साल का है, या फिर वो कितने साल में रिटायर्ड हो सकता है, या फिर वो अलग चीजें पूछ रहा है कि वो उसको रिटायर्ड होने के बाद भी कोई समझ ही नहीं सकता है, ये कोई नहीं पढ़ता है ये कि उसको रिटायर्ड होने के बाद कौन से पर्क्स मिलते हैं। तो ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। और ये सब चीजें मुझे नहीं लग रहा, अगर जैसे मुझे हार्ड लग रहा है, तो मुझे लग रहा है 70-80% लोगों के लिए वो हार्ड ही होगा। इट वाज हार्ड, डेफिनेटली इट वाज हार्ड। इतना तो इन डेप्थ अपन पढ़ते ही नहीं है कभी। हाँ, एसएससी के लिए नहीं पढ़ते हैं, यूपीएससी, अब यही वो यूपीएससी का होता तो है। अनदर लेवल, फिर हाँ उसमें तो हाँ, पड़ेगा। उसमें तो बुक ओके, वॉर्म पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो हो नहीं सकता है अभी। ये मतलब तो इन्हों मतलब देखा जाए तो एवरेज अटेम्प्ट अगर इंग्लिश में देखा जाए तो 40 प्लस लोग कर ले हाँ, रहे हैं। और आराम से। जीएस में अगर देखा जाए तो थोड़ा टफ है पेपर, तो 10 के यस में आसपास, थोड़ा 10 कर। रिस्क वाला है। 10 भी बहुत है, 5 से 6 मान के चलो, 5-6 भी कर कर अच्छा, दिए तुमने तो बहुत अच्छा है। बहुत है। चलो ठीक है। 6 तो क्वेश्चन भी बहुत है। टोटल अगर देखा जाए तो अगर उधर 55 एंड इधर 50, लगभग 105 प्लस एवरेज अटेम्प्ट आपका हो रहा है ओवरऑल पेपर में। तो 105 to 110, हाँ, तो 105 to ये 110। ये है शिफ्ट 1 का एवरेज अटेम्प्ट जो आपका 105 प्लस हो रहा है। लेकिन शिफ्ट जो आप नेक्स्ट डे एग्जाम है आपका,
तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका एवरेज अटेम्प्ट ये होना चाहिए। जो लोग एस्पिरेंट जो देने जा रहे हैं एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका है, बस उनको ये ध्यान रखना है कि पेपर का लेवल तो अभी ईज़ी आ रहा है, बस ये नहीं सोचना है कि इस बार भी ईज़ी आ जाएगा, ठीक है? हो सकता है थोड़ा लेवल इधर-उधर करे, थोड़ा बहुत टफ करे, हो सकता है, मेबी ऐसा चांस है। तो वहाँ पे आपको बस ये करना है कि आपको काम डाउन होना है, ठीक है? वहाँ पे प्रेशर में नहीं जाना है कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम देना है, या फिर अगर आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है, जैसे ये ईज़ी शिफ्ट था, ठीक है? अगर आपका अटेम्प्ट कम हुआ, तो आपको घबराना भी नहीं है कि हाँ, अगर अटेम्प्ट कम हो रहा है तो मैं जल्दी-जल्दी करूँ और अटेम्प्ट करूँ और अटेम्प्ट करूँ। हो सकता है आपका शिफ्ट में पेपर थोड़ा टफ हो जाए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। तो बस ये एक एनालिसिस था। हमारे साथ हैं 2 स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इन्होंने सब कुछ बता दिया आपको, लगभग क्वेश्चन्स भी बता दिए कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, है ना? तो आप लोग देखिए इस टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो बस जितने भी एस्पिरेंट जो आगे एग्ज़ाम देंगे, उनको ऑल द बेस्ट। और मैं आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ आए और एक एनालिसिस दिया। आई होप कि जो एस्पिरेंट है उनको इससे फ़ायदा होगा। तो थैंक यू ऋषिका फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू कुशल फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक ओके। यू।